हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द स्टडी अड्डा पर। और आज के डेली पीसीएस जीके विद करंट अफेयर्स में बात करेंगे 6 मार्च के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पहले इस सेक्शन में हम करंट अफेयर के क्वेश्चंस की बात करते हैं और उससे रिलेटेड जो कोई जीके जीएस के फैक्ट्स बनते हैं उन पर भी बात होती है, और लास्ट में हम कुछ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और जिनके आंसर्स जो है आप सभी को आने चाहिए, तो वो आपके रिवीजन टेस्ट के लिए लास्ट में कुछ क्वेश्चंस रखे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखें, विश्व वन्य जीव दिवस 2024 का मुख्य विषय क्या है? तो विश्व वन्य जीव दिवस का मुख्य विषय क्या है? तो इसका विषय रखा गया है ऑप्शन सी, यानी लोगों और ग्रह को जोड़ना, वन्य जीव संरक्षण में डिजिटल नवाचार की खोज। अब ये जो विश्व वन्य जीव दिवस है ये 3 मार्च को मनाया जाता है हर साल। इसको जो है मनाने की शुरुआत कब की गई थी? इसका जो प्रस्ताव पास किया गया था यूएन द्वारा वो किया गया था 20 दिसंबर 2023 को। यूएन ने 2013 को, 2023 नहीं, 2013 को, 20 दिसंबर 2013 को यूएन ने ये प्रस्ताव पास किया। और क्यों पास किया और ये 3 मार्च का दिन क्यों रखा गया? क्योंकि 3 मार्च 1973 के दिन जो है एक कन्वेंशन हुआ था। कन्वेंशन क्या हुआ था? जो सिट्स कन्वेंशन कहा जाता है। सिट्स जंगली जीव और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन। तो इस कन्वेंशन को कब किया गया? 3 मार्च 1973 को। इसीलिए 3 मार्च के दिन को रखा गया है विश्व वन्यजीव दिवस। और ये दिन मनाने के लिए जो है प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया था? थाईलैंड के द्वारा लाया गया था। और तब से जो है दुनिया के जंगली जीवों और वनस्पतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखें, डेफ कनेक्ट। तो डेफ कनेक्ट 2024 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? अभी ये सम्मेलन हुआ नई दिल्ली में। कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली में, जिसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया, डेफ कनेक्ट। तो इसका क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य है स्वदेशी रक्षा नवाचार को प्रोत्साहित करना। तो स्वदेशी रक्षा नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए ये दिल्ली में 4 मार्च को अभी डेफ कनेक्ट ये प्रोग्राम किया गया था, जो देश में रक्षा नवाचार को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अगला प्रश्न देखें, रूपा तराकासी। रूपा तराकासी ये चांदी का काम की एक कला है। चांदी पर जो आर्ट आर्ट की एक कला है, चांदी से आभूषण या डिजाइन बनाने की कला, और जिसे हम फ्लिकरी कहते हैं। फ्लिगरी फ्लिगरी आर्ट फ्लिगरी आर्ट का नाम है रूपा तराकासी। तो ये फ्लिगरी आर्ट होती है जो चांदी पर डिजाइन बनाए जाते हैं। तो ये किस राज्य से संबंधित है? तो यह संबंधित है उड़ीसा से। तो फ्लिगरी आर्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। चांदी का जो काम होता है उसे कहते हैं फ्लिगरी आर्ट। और ये रूपा तराकासी कटक क्षेत्र में प्रसिद्ध है। और कटक कहाँ पर है? उड़ीसा में। तो कटक उड़ीसा में ये प्रसिद्ध है। और अभी इसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। इसीलिए इस क्वेश्चन पर हम चर्चा करें कि अब इसको क्या मिला है? रूपा तराकासी को जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, हाल ही में नीति आयोग द्वारा ग्रो रिपोर्ट जारी की गई थी। तो ग्रो रिपोर्ट जो जारी की गई, इसका क्या उद्देश्य है ये आपको बताना है। तो इसका उद्देश्य क्या है? भूमि क्षरण तटस्थता के लिए बहाली परियोजनाओं को सुविधाजनक बनाना। जो लैंड डिग्रेडेशन हो गया है, जो भूमि जो है वो उपयोग में नहीं है, बंजर भूमि है, तो बंजर भूमि को उपयोग हेतु या वन्य भूमि में या फसली भूमि में कन्वर्ट करने के लिए राज्यों को सहायता दी जाएगी और उस तरह की परियोजनाएं विकसित की जाएंगी। तो ग्रो रिपोर्ट इसी को लेकर के जो है जारी की गई है, और जिसमें ये भी आंकड़े जारी किए हैं कितनी भूमि बंजर है, किस किस प्रकार से बंजर है। 2030 तक इस खराब भूमि को बहाल करना, इसको ठीक करना और इसको उपयोग में लाने के लिए परियोजनाएं विकसित की जाएंगी। तो ग्रो रिपोर्ट उसी से संबंधित जो है जारी की गई है। अगला प्रश्न देखें, देश का कौन सा राज्य 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो किस राज्य ने जो है सब 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी कर दिए हैं? तो यह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश
देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसके द्वारा 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी कर दिए गए हैं। ये कौन सी योजना के तहत किए जाते हैं? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आयुष्मान कार्ड बनाए जाते हैं। और ये योजना कब शुरू हुई? ये योजना शुरू हुई थी 23 दिसंबर 2018 को। 23 दिसंबर को ही चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन होता है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का जन्म दिवस भी होता है 23 दिसंबर को। तो आयुष्मान भारत जो योजना है ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के तहत, इसके तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के तहत 23 दिसंबर 2018 को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना घोषित की गई थी, जिसमें 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा कार्ड होल्डर को मिलता है। 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा इस योजना के तहत दिया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। भारतीय दूरसंचार निगम प्राधिकरण, भारतीय दूरसंचार निगम प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन बने हैं? यानी ट्राई जो है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई, तो ट्राई के अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है? अनिल लाहोटी। ये है अनिल लाहोटी, इन्हें ही बनाया गया है ट्राई का अध्यक्ष। अगला प्रश्न देखें। समुद्र लक्ष्मण सैन्य अभ्यास, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? समुद्र लक्ष्मण 2024, इसका आयोजन किया गया है विशाखापट्टनम में, जिसमें INS टिल्टन ने भी भाग लिया है भारत। और ये भारत और मलेशिया के बीच में होने वाला अभ्यास है। इसमें भारत और मलेशिया की नौसेनाओं ने भाग लिया है। अभ्यास का नाम क्या है? समुद्र लक्ष्मण, ये याद रखेंगे। विशाखापट्टनम में हुआ है। कब से कब तक? 28 फरवरी से 2 मार्च तक। अगला प्रश्न देखें। दुर्लभ रोग दिवस 2024, इसका विषय क्या रखा गया है? रेयर डिजीज डे। तो रेयर डिजीज डे का क्या विषय है? इसका विषय है अपने रंग साझा करें, शेयर योर कलर्स, शेयर योर कलर्स। अब किस लिए मनाया जाता है रेयर डिजीज डे? तो जो दुर्लभ रोग दिवस है, जो व्यक्ति जो दुर्लभ रोगों से ग्रस्त हैं, जो ऐसी बीमारियों से ग्रस्त हैं जो बहुत कम लोगों को हैं, उनके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और शेयर योर कलर्स इस बार की इसकी थीम रखी गई थी। ऐसे व्यक्तियों को सहयोग देना, वो अपनी बीमारी से जूझ सकें, लड़ सकें, उनको समर्थन करने के लिए ये बढ़ावा देता है। तो WHO ने हर साल इसको मनाने की शुरुआत की है और ये 29 फरवरी को दिन मनाया जाता है रेयर डिजीज डे। ये जो रेयर डिजीज है ये 10,000 लोगों पर 10 से या उससे भी कम मामलों में देखी जाती हैं, यानी काफी कम प्रतिशत में इन बीमारियों को देखा जाता है। और 0.1% ही ये बीमारियां लोगों में पाई जाती हैं, परंतु फिर भी इनके बारे में जागरूकता फैलाना और उन लोगों के जो है उनको मोटिवेट करना ताकि वो बीमारी से लड़ सकें, अपनी कठिन परिस्थिति से जूझ सकें, इसलिए ये दिवस मनाया जाता है। तो याद रखेंगे आप, 29 फरवरी को दुर्लभ रोग दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखें। हाल ही में तवी उत्सव या तवी महोत्सव जो है ये किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया? केरल, जम्मू कश्मीर, दिल्ली या गोवा? तो ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है, जम्मू कश्मीर की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए तवी महोत्सव। अगला प्रश्न देखें। अभी हाल ही में चर्चा में आ गई है पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना यानी PMP। तो ये परियोजना किन दो देशों के बीच में एक जो है राष्ट्रीय जल विद्युत परियोजना है, द्विराष्ट्रीय जल विद्युत परियोजना। तो ये भारत और नेपाल के बीच में है। अब ये जो परियोजना है ये भारत और नेपाल के बीच में है। जो काली नदी है, महाकाली नदी जिसे नेपाल में कहते हैं, भारत में इसको शारदा नदी कहते हैं, इस पर पंचेश्वर बांध बनाने की एक परियोजना थी, जिस पर अभी जो है चर्चा गतिरोध बना हुआ है। ये 1996 में महाकाली संधि हुई थी और तब ये परियोजना जो है अमल में आनी थी, पर अभी तक जो है इस पर सही से जो है वो अमल में नहीं आ पाई है। दोनों देशों के बीच गतिरोध बना हुआ है, तो इसलिए चर्चा में है। तो महाकाली नदी पर
एक जल विद्युत परियोजना बनाई जानी थी जिससे दोनों देशों के ऊर्जा उत्पादन और सिंचाई को बढ़ाने का लक्ष्य था। इसमें एक 315 मीटर का पंचेश्वर बांध, जो शारदा नदी भारत में महाकाली नदी को ही कहते हैं, और इससे जो है 6480 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता, और जिसमें कि साथ ही 1,30,000 हेक्टेयर क्षेत्र नेपाल में और 2,40,000 हेक्टेयर भूमि भारत में जो है सिंचित होती। तो अभी ये परियोजना पर बात चल रही है, पर अभी कोई फाइनल एग्रीमेंट नहीं हुआ है। फिर भी आप ध्यान रखेंगे कि ये योजना किसके बीच है, भारत और नेपाल के बीच में पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना पर चर्चा चल रही है। तो ये तो थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन। अब देखेंगे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन को। और फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन के बारे में जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ, ये क्वेश्चंस ऐसे हैं कि इनके बारे में हमें आना ही चाहिए। अगर हम इनमें से 5 क्वेश्चन है, अगर इन 5 में से हम 4 के सही जवाब नहीं दे पा रहे तो हमें बहुत तैयारी करने की जरूरत है, और इसका मतलब हमारे जो जनरल नॉलेज है वो काफ़ी वीक चल रही है। और अगर आप इन सभी प्रश्नों के अच्छे से उत्तर कर पा रहे हैं, यानी आप सही दिशा में अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आज के फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन को, जो आज मैंने फिजिक्स के इम्पोर्टेंट डिस्कवरी हैं उनको इसमें कवर किया है। फिजिक्स के क्षेत्र में जो इम्पोर्टेंट डिस्कवरी हुई हैं तो उनको हम इसमें कवर करेंगे। सापेक्षता का सिद्धांत देखें, जिसने गुरुत्वाकर्षण और आंतरिक समय को हमारी समझ में क्रांति ला दी, ये किस वैज्ञानिक से जुड़ा है? तो सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया है? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। तो इसका आंसर सही होगा अल्बर्ट आइंस्टीन। अब बात कर लेते हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया और द्रव्य ऊर्जा का समीकरण, ये अल्बर्ट आइंस्टीन का हो गया। गुरुत्वाकर्षण के नियम और गति का सिद्धांत आइजक न्यूटन ने दिया है। रेडियम की खोज और पोलोनियम की खोज मैडम क्यूरी ने की है। ब्लैक होल की फिजिक्स जो है इसके बारे में स्टीफन हॉकिंस ने बताया। अब परमाणु विखंडन, परमाणु विखंडन जिसमें कि एक जबरदस्त मात्रा में ऊर्जा जारी करने के लिए एक परमाणु के नाभिक को विभाजित करने की प्रक्रिया है, ये पहली बार किसके द्वारा प्राप्त की गई बताइए? तो इसको किसने प्राप्त किया था? एरोनिक फर्मी, ऑटो हैन और फ्रिट्ज स्ट्रेट्समैन और इरविन सोडिंगर या वर्नर वॉन ब्रॉन ने। तो ये था ऑटो हैन और फ्रिट्ज स्ट्रेट्समैन ने। तो अब विखंडन का तो आपको पता चल गया, परमाणु विखंडन यानी न्यूक्लियर, परमाणु विखंडन को कहते हैं न्यूक्लियर फिजन। तो न्यूक्लियर फिजन की खोज तो इन्होंने करी थी। और परमाणु रिएक्टर जो होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर, उसकी खोज एनरिको फर्मी ने की थी। सबसे पहला न्यूक्लियर रिएक्टर किसके द्वारा बनाया गया था? वो एनरिको फर्मी द्वारा बनाया गया था न्यूक्लियर रिएक्टर। परमाणु के मॉडल में सुधार करके एक एडवांस परमाणु का मॉडल किसने बनाया? एरविन सोडिंजर ने। इनकी आपकी सोडिंजर इक्वेशन भी आपने पढ़ी होगी, फिजिक्स में सोडिंजर इक्वेशन भी है। और इन्होंने परमाणु का मॉडल भी बनाया। रदरफोर्ड और बोर के मॉडल में सुधार करते हुए एक नया परमाणु मॉडल इनके द्वारा दिया गया था। वहीं व्यवहारिक रॉकेट, दुनिया का पहला व्यवहारिक रॉकेट किसके द्वारा बनाया गया? वर्नर वॉन ब्रॉन, वर्नर वॉन ब्रॉन के द्वारा। अगला प्रश्न देखें, परमाणुओं के मूलभूत निर्माण खंड इलेक्ट्रॉन, परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई? बेंजामिन फ्रैंकलिन, जे थॉमसन या गुगलिमो मार्कोनी और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। तो इसका सही उत्तर आपको पता ही, जे थॉमसन ने की थी इलेक्ट्रॉन की खोज। और प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने, प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने। न्यूट्रॉन की किसने की थी? चैडविक ने, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने। ग्राहम बेल ने किसकी खोज की थी? टेलीफोन की। मार्कोनी ने किसकी खोज की थी? रेडियो की। और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने लाइटनिंग कंडक्टर, आकाशीय बिजली जो गिरती है उसके लिए लाइटनिंग कंडक्टर बनाए थे, ताकि आकाशीय बिजली अगर किसी इमारत पर गिरती है तो वो उसको अर्थिंग मिल सके। जो ऊपर एक लोहे की कोई की सरिया लगा देते हैं या कोई वो स्ट्रक्चर लगा देते हैं ताकि जो है बिल्डिंग को नुकसान ना हो आकाशीय बिजली से गिरने। तो ये लाइटनिंग कंडक्टर का विकास इन्होंने किया और आकाशीय बिजली के बारे में इन्होंने बताया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तो ये याद रखें, ठीक है। आगे चलते हैं, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, तो ये किसके द्वारा दिया गया? जो द्रव्यमान वाली वस्तुओं के बीच आकर्षक बल को बताता है। कोई भी दो द्रव्यमान है वो एक दूसरे से अगर r दूरी पर रखे हुए हैं, तो पहले का मास m1 हो गया
दूसरे का मास m2 हो गया। तो ये दोनों एक दूसरे पर आकर्षण का बल लगाते हैं। तो ये आकर्षण का बल F जो है वो प्रोपोर्शनल होता है इन दोनों के मास की मल्टीप्लाई के, और वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो इससे जो है हमें एक फॉर्मूला मिल जाता है F इक्वल टू के m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला जो है किस में आता है, इसी को हम कहते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये किसने विकसित किया था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अभी हम पहले बता चुके हैं इसके बारे में। तो ये दिया था आइजक न्यूटन ने। अब बात करते हैं लिबनीज की। तो लिबनीज ने लिबनीज थ्योरम दिया है मैथ में, लिबनीज थ्योरम। तो गणितज्ञ रहे हैं लिबनीज, गणित में इनका योगदान है। डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने में इन्होंने कई नए तरीके बताए, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन और कैलकुलस में। फिर पास्कल का नियम आपने पढ़ा होगा, पास्कल का नियम। तो ब्लेज पास्कल ने पास्कल का नियम दिया, कैलकुलेटर की खोज भी की। अच्छा, ये ब्लेज पास्कल जो है कंप्यूटर वाले ब्लेज पास्कल हैं, इन्होंने कैलकुलेटर की खोज की है। इसके कैलकुलेटर की खोज की। एक पास्कल जो है वो केमिस्ट्री में भी है। उसके बाद एंटिनो लवाजियर, एंटिनो लवाजियर ने क्या किया है, ऑक्सीजन की खोज की है। इन्होंने ऑक्सीजन की खोज की है, तो ये याद रखेंगे। अब फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसमें कि प्रकाश के जो तरंग कण हैं वो द्वंद्व को प्रदर्शित किया, जिसमें क्वांटम यांत्रिकी के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण खोज थी। यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द्वारा ये बताया गया प्रकाश जो है वो तरंग और कण दोनों रूप में होता है। तो डुअल नेचर ऑफ लाइट, डुअल नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश की द्वित्व प्रकृति किससे सामने आई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के द्वारा सामने आई। इसकी खोज का श्रेय किसको जाता है, रॉबर्ट मिलिकन को। तो रॉबर्ट मिलिकन ने जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज की थी। इसके अलावा जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, इन्होंने चुंबक ये सिद्धांत, विद्युत चुंबकीय सिद्धांत की खोज की, विद्युत चुंबकीय सिद्धांत की। और केपलर ने ग्रहों की गति का नियम दिया है। गैलीलियो गैलीली ने टेलीस्कोप बनाया दूरदर्शी, और बृहस्पति ग्रह की खोज की गैलीलियो गैलीली ने। और भी कई सारे योगदान है फिजिक्स में इनके। तो ये जो इम्पोर्टेंट डिस्कवरी थी ये आपके इन फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में कवर हो जाती हैं। अब ये एक अभ्यास प्रश्न जो पिछले वीडियो से आपके लिए है, अगर आपने पिछला वीडियो देखा है और ध्यान से देखा होगा तो आप इस क्वेश्चन का आंसर इजीली कर पाएंगे। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, तो आप कमेंट करके बताएं क्या इसका सही उत्तर है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।